डायस को देख रहा हूँ और सामने सभागार को भी, और वर्धा से आया हूँ, महात्मा गांधी की कर्मस्थली से। तो अहिंसा की एक परिभाषा शाब्दिक और मानसिक हिंसा भी है, क्योंकि यह जो समय है, सत्र का समय तो समाप्त हो चुका है 1 बजे जो नियत था, और इसके ठीक उपरांत में भोजन का समय निर्धारित है। और जब मस्तिष्क में भोजन का समय आ जाए तो उसके बाद अगर कोई और ये सब करता रहे तो यह निश्चित रूप से हिंसा ही है। तो सम्मानित मंच, प्रोफेसर चक्रवर्ती जी, मेरे अनुज, राकेश जी, अमरेंद्र जी, आशुतोष जी, समक्ष आचार्य प्रधान जी, आचार्य शुक्ल जी, आचार्य मधु जी, आलोक टंडन जी, आचार्य विज्ञा दत्त शर्मा जी, अमित जी, चित्रा जी, और सभी, बहुत सारा समय इसमें भी चला जा रहा है। मैं असल में वास्तव में दोनों वक्ताओं को सुनते सुनते सोच रहा था कि अब आवश्यकता तो है नहीं, परंतु आजीविका का जो मुख्य माध्यम है वह बोलना ही है, इसीलिए थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, निमंत्रित भी हूँ। क्षमा करना, जठरानल की जो है तीव्रता बढ़ गई होगी, लेकिन आप सब, खास करके दूसरी पंक्ति से पीछे बैठे हुए जितने भी हमारे भगिनी बंधु सभी हैं, असल में ये आप सब के लिए है। सामने बैठे लोगों के सामने तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं साक्षात्कार दे रहा हूँ, आप सब के लिए है। यह विषय है, यह विषय ऐसा है जो निरंतर कल से ही आप लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, और मैं न चाहते हुए भी उत्पीड़कों की श्रेणी में हूँ। जब पॉलो फ्रेरे ने समाज की अवधारणा दी थी और 2 ही वर्गों की अवधारणा दी, उत्पीड़क और उत्पीड़ित, और किसी न किसी क्षण में या प्रत्येक क्षण मनुष्य उत्पीड़क या उत्पीड़ित की भूमिका में होता ही है। चलो, मैं अभी वही उत्पीड़न थोड़ी देर के लिए कर ले रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान का दर्शन विषय पर अगर बोलने की बारी आए और मुझे बोलने का मौका हो तो मैं बिल्कुल ही अधिकृत नहीं हूं। सबसे पहले यह स्थापना कर देता हूं, मैं ना तो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, ना ही भाषाविद हूं, रसायन शास्त्र, प्रबंधन और शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी हूं। और शिक्षा शास्त्र की एक खासियत यह होती है कि सभी ज्ञानानुशासनों से कुछ कुछ लेकर के अपने मतलब की चीज परोस देना लोगों के समक्ष में। तो इसीलिए मैं कोई व्यवस्थित सैद्धांतिक प्रतिपादन करने की स्थिति में न तो हूं न करूंगा। हाँ, कुछ चीजें जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जब हम सुनते हैं, भारतीय दर्शन की परंपरा का सुनते हैं और विज्ञान का दर्शन की बात सुनते हैं, तो चलो इस पर कुछ बातें आगे अगर प्रस्तुत करनी हो तो क्या किया जाए। एक विद्यार्थी के तौर पर आप सबके समक्ष में भी बात आती होगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, क्यों है। कल से आपने सुना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण। असल में इस सेमिनार का जो भी कुछ था वो कल हो चुका, आज तो भरपाई हो रही है, यूं ही एक दूसरा दिन है। इसलिए मात्र इतने सुंदर बीज वक्तव्य, इतने सुंदर अध्यक्षीय उद्बोधन और फिर बाकी के विद्वानों को जो आप सबने सुना। मैं अपनी बात बताऊं तो विज्ञान का दर्शन शब्दावली से मेरी मुलाकात जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था तब हुआ पहली बार। आज से संभवतः 30-35 साल पहले की बात रही होगी। कार्ल पॉपर को पढ़ने का, या बिल्कुल पश्चिम जगत के जितने भी उस समय में विज्ञान के दर्शन शास्त्री थे, उन सबको पढ़ने का, विज्ञान, गैर विज्ञान, छद्म विज्ञान, इन सब के डिमार्केशन की बात, और ये सब करते सुनते, ये सब हम पढ़ते सुनते क्यों हैं। जितने भी प्रकार के विषय हैं, इतिहास या अभी स्त्रीवादी मीमांसा या विज्ञान, क्यों, इसलिए निश्चित रूप से मानव समाज के लिए, मनुष्य के लिए, इस जीवन के लिए, इस दुनिया के लिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस दुनिया को रहने योग्य बनाने के लिए। यही है एक, इसकी अलग अलग मीमांसाएं हैं। दर्शन कहता है कि जीव जगत और वह परम सत्ता जो कि इस सबके बीच में समन्वय स्थापित करता है, उसका अध्ययन करने के लिए। तो चलिए, इस विषय पर मैं मतलब विद्वता भरी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो बातें मैंने समझी है कुछ कुछ वो बातें रख देता हूं।
समझ में आए तो भी बढ़िया, नहीं तो अत्याचार तो मैं कर ही रहा हूं। तो 4 महावाक्य हैं, उस वाक्य को बोलने, महावाक्य को बोलने के बाद ही मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और वो क्यों, ये अभी स्पष्ट कर देता हूं। जो 4 महावाक्य, जिस बात की चर्चा कल भी किसी न किसी रूप में हुई, जब भी हम भारतीय दर्शन के माध्यम से इस संसार को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक ब्रह्म तत्व है। वह ब्रह्म सभी कुछ, यह जो एक ओवल शेप में यूनिवर्स है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अंडे का आकार है, और ब्रह्म मतलब वह परम तत्व है, एक सबसे बड़ी सत्ता, जिसका कोई रूप, कोई आकार, कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन वह पूरे इस चराचर को संचालित भी कर रहा होता है। तो यह ब्रह्मांड है, तो ब्रह्म। अब ब्रह्म के बारे में 4 महावाक्य, भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत होती है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये मान लीजिए आप सभी कि मैं ब्रह्म हूं। दूसरा वाक्य है तत् त्वम असि, आप सब भी ब्रह्म हैं। इदम आत्मानम ब्रह्म, यह जो आत्मा है यह भी ब्रह्म है, और प्रज्ञानम ब्रह्म, जिस प्रज्ञान की हम बात कर रहे हैं वह भी ब्रह्म है। यह मैंने अभी इसलिए की कि इसके आगे मेरे बोलने में अगर कोई त्रुटि हो तो आप ये मान लेना कि एक ब्रह्म से ही कोई त्रुटि हो रही है, जिसे एक ब्रह्म सुन रहा है और ब्रह्म के बारे में ही कहा जा रहा है। तो इसलिए अन्यथा लेने का नहीं है इस विषय। अब रही बात यह कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जितनी भी बातें कही गई है, कल आस्था की बात हुई, तर्क की बात हुई, विज्ञान की बात हुई, विज्ञान ही अंतिम सत्य है, या कि हम जो सोचते हैं दर्शन, ज्ञान, ब्रह्म किसी भी रूप में ले ले वह सत्य है। किस चीज की हम बात करें, वस्तुनिष्ठता में सत्य निहित है या व्यक्तिनिष्ठता में सत्य निहित है? जो मैं देखता हूं वो सत्य है, जो आप देखते हैं वो सत्य है, या सत्य का कोई एक ऐसा रूप है जो सबके लिए एक समान है? यही स्थिति है, यही द्वंद्व चलता रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग समय पर विचार रखते रहे हैं, और फिर मीमांसाएं भी इसी तरह से बढ़ती रही है। तो जो संकल्पना विकसित हुई, और ये आधुनिकता का आज का विषय, आधुनिकता ने, जो अभी अभी राकेश जी भी कह रहे थे, आधुनिकता ने नकारा है उन चीजों को, जिन चीजों की बात पहले के समय से, पुनर्जागरण काल से या उससे पहले से लोग करते रहे हैं। अब आधुनिकतावादी तो इतने कई जगह कट्टर भी हो जाते हैं कि जब उत्तर आधुनिकता का समय आता है और उत्तर आधुनिकता अपनी पूरे जोशो खरोश में बहुत सारी बातें करती रहती है, तो एक न्यूयॉर्क में एक भौतिकविद हैं, एलन सोकल उनका नाम है। अब एलन सोकल ने ड्यूक यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध जर्नल है जिसका नाम है सोशल टेक्स्ट। उस सोशल टेक्स्ट में 1996 में एलन सोकल ने एक आर्टिकल लिख करके भेजा, ट्रांसग्रेसिंग द बाउंड्रीज टुवर्ड अ हर्मेन्यूटिक एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव ग्रेविटी, क्वांटम ग्रेविटी। अब ये बड़ा ही रोचक सा विषय था, ट्रांसग्रेसिंग द बाउंड्री टुवर्ड अ हर्मेन्यूटिक एनालिसिस ऑफ क्वांटम ग्रेविटी। और वह सोशल टेक्स्ट बहुत ही प्रतिष्ठित शोध पत्रिका है, उसमें वह छप गया वह आर्टिकल। और जब छप गया तब एलन सोकल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वह तो बिल्कुल ही निरर्थक आर्टिकल है, वह तो मैंने मजाक किया, सिर्फ और सिर्फ जार्गन का उपयोग किया उस आर्टिकल को लिखने में, उसमें कुछ नहीं है, नॉनसेंस है वह। अब बड़ी फजीहत हुई बौद्धिक जगत में कि सोशल टेक्स्ट जैसे जर्नल में ऐसा आर्टिकल महज इस लिए कि उसकी शब्दावली जो थी, उसके शीर्षक में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वो इतना कैची था, बड़ा ही एकदम हाथों हाथ ले लिया गया उस आर्टिकल। बहरहाल सोकल ने और उनके एक मित्र ने, जॉन ब्रिकमॉन नाम के एक सज्जन हैं, उन दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी है जिसका नाम है फैशनेबल नॉनसेंस। कभी से बहुत लोगों ने अवश्य पढ़ी होगी उस पुस्तक को। तो बड़ी बड़ी रोचक बातें की हुई है उसमें। उत्तर आधुनिकता की चीरफाड़ वो करते हैं एलन सोकल। तो फिर अलग अलग विचार हैं, अलग अलग समय पर लोग अपने अपने, ये जो ज्ञान के वर्चस्व की राजनीति है, जिसे आचार्य अंबिका दत्त जी कल वो पहचान की वर्चस्व या इत्यादि इत्यादि से जोड़ रहे थे, ये सदैव हर युग में चलता रहा है। ज्ञान का उपयोग
या दुरुपयोग किस प्रकार से होता रहा है, इसका एक और दृष्टांत मैं आप लोगों को दूंगा। एक जोसेफ स्टालिन के समय में रूस में एक जीव विज्ञानी हुए, उनका नाम है ट्रोफिम लिसेंको। अब ट्रोफिम लिसेंको एक ऐसे सज्जन थे जो जीव विज्ञानी थे, कृषि विज्ञानी थे, और स्टालिन ने उनको जो तत्कालीन सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स है, आनुवांशिकी संस्थान, उसके डायरेक्टर पद से उसको हटा करके लिसेंको को अपॉइंट किया। अब उस समय में रशिया में एक अजीब किस्म की परेशानी फैली थी, और रशिया में ही नहीं, बगल में पड़ोसी देश चीन में भी खेती बाड़ी का संकट था, कुछ और भी चीजें थी। ऐसे में वो जीव विज्ञानी, वो लामार्क से बड़े प्रभावित थे, और मेंडल का जो जेनेटिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के विरुद्ध उन्होंने लामार्क के सिद्धांत को प्रमोट किया। और वो सिद्धांत क्या था? उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन की एक अवधारणा है कि पर परागण कहते हैं उसे हिंदी में। एक पौधे में, एक फूल के पौधे में अगर फूल नहीं हो रहा है, उसे किसी दूसरे फूल के निकट में जाकर के रोक दीजिए, तो वहां पर वह भी पुष्पित हो जाएगा पौधा। यह पर परागण की अवधारणा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा विरूपित करके लिसेंको ने कहा कि अनाज कम हो रहे हैं अगर, तो पौधे जैसे धान रोपते हैं तो एक दूरी पर रोपते हैं, या और भी कोई चीज, तो पौधे को और निकट निकट में रोको, लगाओ, काफी निकट लगाओ। अगर समान गुणधर्म के पौधे हैं तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। और उस प्रक्रिया में हुआ क्या कि इतने निकट निकट चिपका चिपका करके रशिया में पौधों को, अनाज की खेती की गई कि सारे पौधे बर्बाद हो गए, करोड़ों लोग मर गए अकाल से। ये उसी समय में चीन ने भी उस मॉडल को अपनाया। 1959 ईस्वी से लेकर के 1962 के बीच में चीन में भी बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था। यद्यपि उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण था कि लिसेंको का मॉडल जो था वह अपनाया गया। 6 करोड़, तकरीबन 6 करोड़ लोग चीन में मर गए भूख से, अकालग्रस्त हो गए। मैं यह छोटा सा उदाहरण इसलिए दे रहा था कि किस तरह से ज्ञान की जब हम विवेचना अपनी सनक में करने लगते हैं, या अपने तरीके से करते हैं, या वर्चस्व जिसका हो उस रूप में जब हम उसको करके और थोपने लगते हैं, तो कितना बड़ा संकट कभी कभी आ जाता है। और यह संकट उस समय भी हुआ जिसका कि राकेश जी ने भी अभी उदाहरण दिया। बाद में भी ये चीजें आई कि डार्क एज, कहां से डार्क एज, कौन सा डार्क एज? ये कभी भी हो सकता है, जिसकी कल आचार्य अंबिका दत्त शर्मा जी ने भी एक आशंका व्यक्त की थी, वह कभी भी ऐसी संभावनाएं बलवती हो सकती है। तो हमें काफी सतर्क रहना चाहिए और ज्ञान का भरपूर परीक्षण करना चाहिए। रही और बात ये कि क्या वे लोग जो आए पाश्चात्य संसार से और उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषित करना शुरू किया, क्या वे सही थे? नहीं, वो भी सही नहीं थे। अगर ऐसा होता, क्या एक मॉडर्निज्म और भारतीय ज्ञान परंपरा, मॉडर्निज्म वाले भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक आरोप यह भी लगाते हैं कि नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई परीक्षण नहीं है, कोई सत्यापन नहीं है। क्या सचमुच ऐसा है? अगर सचमुच ऐसा है तो सवाई जयसिंह के द्वारा बनाए गए जो वेधशालाएं हैं देश में, 1823 ईस्वी तक जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के संस्करण थे, उसमें 1823 ईस्वी तक के संस्करण में विश्व की 5 सर्वश्रेष्ठ वेधशालाओं में बनारस की वेधशाला का नाम आता था। तो ये ऐसा तो नहीं था कि बिना परीक्षण के हुआ होगा। या फिर हम वैशेषिक दर्शन के उन सिद्धांतों को, जो एटॉमिक थ्योरी की बात करें, उनको देखें, तो क्या वे बिना परीक्षण के कही गई? निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें, कई बार अनुमान भी हम लगाते हैं, और रिसर्च में, आज के रिसर्च में हाइपोथेसिस तो एक बड़ी सर्वमान्य पद्धति है, और हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते वक्त में हम कहते हैं कई बार कि चलो पॉइंट 0.1 पर नहीं आ रहा, 0.5 पर देख लो करके। अब 0.5 पर करके देखने पर हाइपोथेसिस को अगर हम सही साबित कर, रिजेक्ट कर देते हैं, और हमारा जो रिसर्च हाइपोथेसिस है सही हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि 100% जो हमने अनुमान लगाया था वह सही हुआ। 5% उसमें अभी भी गड़बड़ी की संभावना
बनी हुई है। सत्यान्वेषण में हम कभी भी 100% नहीं कह सकते। और देखा जाए तो अगर हम पैराडाइम की बात करें, थॉमस कुन ने जब पैराडाइम शिफ्ट की बात करी, तो हम अभी एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इन सब में भी कई बार द्वंद्व होता रहता है। किसी एलोपैथिक डॉक्टर से कहिए कि होम्योपैथी का इलाज, तो कहेंगे कि फेक है, फर्जी है। होम्योपैथी वाले से कहिए, वो कहते हैं कि नहीं, हम ये बाहरी एक्सटर्नल जो आक्रमण होते हैं विषाणुओं के, कीटाणुओं के, हम उसका इलाज थोड़ी ना करते हैं। आयुर्वेदिक वाले कहते हैं कि हम तो आंतरिक शक्ति को मजबूत करते हैं, हम फॉरेन एलिमेंट्स को नहीं करते, हमारी आंतरिक शक्ति, कफ, पित्त और वात का संतुलन इतना बेहतर हो जाए। तो ये सारे अलग अलग चिंतन फलक हैं, अलग अलग पैराडाइम है। हम एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम की विवेचना या आलोचना नहीं कर सकते कभी। अब तो क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में सिर्फ आस्था, विश्वास या अंधविश्वास ही रहा है क्या? और भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या? वेद, पुराण, उपनिषद, बस? अक्षपाद गौतम, कपिल, जैमिनी, शंकर, ये जितने भी षड्दर्शन के आचार्य हैं उतने, या फिर गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, चारवाक, या फिर हम उन्हें क्यों भूल जाते हैं? मखली गोसाल को क्यों भूल जाते हैं? हम अजित केशकमली को क्यों भूल जाते हैं? पहली सदी तक उनका भी अस्तित्व रहा पृथक। तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करें तो इसकी विभिन्न धाराओं को समाहित करके एक ऐसी तस्वीर बना करके समझने की कोशिश करें। और जब मैंने समझना शुरू किया तो भारतीय ज्ञान परंपरा में तो विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए वो चीजें मुझे ज्यादा लुभाती रही जो विज्ञान से मेल खाती रही। तो मुझे तो सबसे पहले जिस चीज ने आकर्षित किया था वह था एक वाक्य, चाणक्य नीति दर्पण का एक श्लोक, जिसका कि मैं पहला तो यथावत याद रखता हूं और दूसरी पंक्ति को प्रचलित लोक रूपांतर में जो पंक्ति है उसे याद रखता हूं। युक्ति युक्तं बचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि, युक्तिहीनं बचो त्याज्यं वृद्धादपि शुकादपि। अब इसका अर्थ है कि जो बात लॉजिकल हो, तर्क संगत हो, वह चाहे बच्चा बोल रहा हो या तोता बोल रहा हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, इफ दैट इज लॉजिकल। और अगर वह बात युक्तिहीन है, इलॉजिकल है, इरैशनल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बुजुर्ग बोल रहा हो या साक्षात सुखदेव जी ही क्यों ना बोल रहे हो, हमें उसे कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह भी है, वर्णित है भली भांति। तो हम सब जितनी बातें पढ़ते हैं, और कई बातें हैं, परस्पर विरोधाभासी बातें भी हैं। वहां पर बारिश की बूंदें जब गिरती है तो कोई बूंद जब सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, कोई बूंद कीचड़ में गिरती है तो वो और कीचड़ को बढ़ा देती है। अब यह तो रिसीवर पर निर्भर करता है, जो प्राप्त कर रहा है, कि बारिश की उन बूंदों का क्या करे, वह मोती बनाए या कीचड़। तो यह प्रकृति है, प्रकृति में बहुत सारी चीजें होती रहती है, इन चीजों का तो हम कुछ कर नहीं सकते। आधुनिकता में जितनी बातें कही गई, विज्ञान आधुनिकता का फ्लैग बियरर है। आधुनिकता, विज्ञान के आविष्कारों, विज्ञान से अगर शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि 18वीं सदी के भारत में धर्मपाल जी या और भी कई लोग जब लिखते हैं, बताते हैं और तर्क के साथ, प्रमाण के साथ बताते हैं, तो हम यह भी पाते हैं कि पूरे भारत में 10,000 के करीब 18वीं सदी में भी पोर्टेबल फर्नेसेस थे, जहां की लोहे को, आयरन ओर से स्टील बनाया जाता था, जिसे वुड्स स्टील कहते हैं। और वो तकनीक इतनी विलक्षण थी, इतनी शार्प स्टील का उत्पादन होता था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में निर्यात होता था और वहां पर बनाए जाते थे तलवार, जिसे डैमस्कस स्वॉर्ड कहते थे। उस समय में लड़ाइयां ज्यादातर इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाती थी। तो डैमस्कस स्वॉर्ड इतना प्रसिद्ध था, तो कहते थे कि एक सिल्क के रुमाल को गिरा दो और तलवार से काटो तो रुमाल कट जाएगी, इतनी तीक्ष्णता होती थी। और वह एक, मैं उस सज्जन का नाम भूल रहा हूं, जो अपने यहाँ यूके के थे, और उन्होंने लिखा, पत्र में एक पेपर लिखा कि ये 2-2.5 घंटे में ही आयरन ओर से फौलाद जैसे स्टील का निर्माण कर लेते हैं। उस प्रक्रिया से उसमें कार्बन को और पता नहीं किस किस चीज को मिलाते हैं।
यह प्रौद्योगिकी ही तो थी, यह तकनीक ही तो थी। जिस ढाका के मलमल की बात कर रहे हैं, हो सकता है कल आचार्य शुक्ल जी ने कहा, हो सकता है अतिरंजित हो, पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर स्वेन पेकर्ट, एक किताब लिखी है उन्होंने, एम्पायर ऑफ कॉटन, अ वर्ल्ड हिस्ट्री। वो लिखते हैं कि 1851 ईस्वी में वो ढाका का जो मलमल का कपड़ा था, उसकी कीमत होती थी 7,500 रुपए गज से लेकर के 45,000 रुपए प्रति गज तक। वर्तमान समय में अगर इक्वेट करें तो 7.5 लाख रुपए प्रति गज से 60 लाख प्रति गज तक की कीमत उसकी होगी। ऐसे कपड़े, या फिर मालाबार के प्रिंटेड कॉटन के कपड़े, जिस पर कि ब्रिटेन की सरकार इतनी आतंकित हो गई कि 1000% तक का टैक्स लगा दिया था कि आने ना पाएगी। यह सब भी यही पर वह तकनीक थी। या फिर विलियम एच शॉफ पहली सदी में एक किताब लिखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में वो मालाबार के तट पर होने वाले व्यापार का उल्लेख करते हैं कि किन किन चीजों का व्यापार यहां से होता था। स्वेन पेकर्ट यह भी लिखते हैं कि इजिप्ट को भारत ने इतना कुछ निर्यात किया कि इजिप्ट का पूरा गोल्ड रिजर्व खाली हो चुका था, वो सारा इधर आ गया। इतिहास में कभी गूगल में भी टाइप करके देखेंगे कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिस पर सर्वाधिक आक्रमण लुटेरों ने किए, तो भारत का नाम आएगा। अब लुटेरे कहां जाते हैं? जहां धन होता है वही तो लूटने के लिए जाते हैं। इतना कुछ लूटा, फिर भी हमारी परंपरा में बहुत सारी उथल पुथल की चीजें भी आती रही। यह बात अपनी पीठ थपथपाने की नहीं है, सिर्फ पैटिंग आवर शोल्डर, पैटिंग आवर बैक इज नॉट द पर्पस, वो नहीं है उद्देश्य। उद्देश्य यह है, एक बात कल भी हुई थी कि इतना कुछ था तो यह फिर आगे बढ़ा क्यों नहीं? ज्ञान के सृजन की यह प्रक्रिया वह अचानक रुक कैसे नहीं? एंगस मैडिसन जब अपनी किताब द वर्ल्ड हिस्ट्री, द वर्ल्ड इकोनॉमी, अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव में लिखते हैं, या और भी जेफ ने लिखा है, शशि थरूर ने भी उल्लेख किया है और कई विद्वानों ने, कि भारत का जो जीडीपी हुआ करता था, सकल घरेलू उत्पाद, वो पूरे विश्व का 25 से 40% तक अलग अलग कालखंडों में रहा। अंतिम में भी जब अंग्रेज आए थे उस समय भी 24.2% था, जब गए तब वो 3-4% तक सिमट करके रह गया था। यह जो कालखंड था विशेष करके, जैसा कि कल अंबिका दत्त जी ने भी कहा, आचार्य अंबिका दत्त जी ने, कि हाँ, जब मुगल आए लंबे समय तक राज किया, लेकिन ज्ञान परंपरा, और ज्ञान परंपरा में यहाँ हम सिर्फ सुबह उठ करके शाम में संध्या आरती करने की बात नहीं हो रही है, उन तकनीकों की बात हो रही है, उन कौशलों की बात हो रही है, उन नौका निर्माण के कौशल की बात हो रही है, वास्तुकला की बात हो रही है, लौह निर्माण, स्टील निर्माण की बात हो रही है, जो कौशल, या वीविंग की बात हो रही है, बुनने की, ये सारे कौशल अलग अलग। या फिर नागार्जुन के उस रस रत्नाकर की बात हो रही है जिसके माध्यम से उन्होंने पहली बार गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग की शुरुआत की। तो ये सब कौशल तब जब था, तब सकल घरेलू उत्पाद भी था, उत्पादन हुआ करता था। अब जब इन 200-300 साल में उत्पादन रुक गया, यहाँ का रॉ मटेरियल कहीं और जाने लगा और वहां से उत्पाद बन करके आने लगे, तो रॉ मटेरियल ले जाने, उत्पाद वहां से आने में सिर्फ यहाँ उत्पादन ही नहीं खत्म हुआ, यहाँ की कौशल की परंपरा खत्म हो गई, यहाँ के ज्ञान की परंपरा खत्म हो गई। किसी विश्वविद्यालय में वे ज्ञान नहीं दिए जाते थे। अगर आप अभी भी गूगल सर्च करके देखेंगे तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में जो है, उसमें अभी वैज्ञानिकों ने हालिया एक शोध किया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी जनजातियों के खगोलीय ज्ञान प्रणाली पर कुछ अनुसंधान किया, और अभी कभी भी आप ढूंढेंगे मिल सकता है। गोंड जनजाति का खगोलीय ज्ञान समानांतर खगोलीय ज्ञान की प्रणाली में सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हुआ उनके शोध से। एक छोटा सा उदाहरण मैं अक्सर कोट कर देता हूं, एक छोटा सा, यद्यपि ऐसे उदाहरण हमारे गांव में भी दादा, नाना, चाचा, ताऊ सबके पास होते हैं, लेकिन फिर भी कि अमरावती का एक किसान जो आया वो बता रहा है कि मई महीने के अंतिम सप्ताह में वो आसमान में 4 बजे सुबह में तारामंडल, एक खास किस्म का तारामंडल है, उनकी अपनी शब्दावली में कुछ और नाम है, पाश्चात्य जगत के खगोलविद उसे कहते हैं पेगासस कॉन्स्टेलेशन। अब यूनान की पौराणिक कथाओं में पेगासस एक ऐसे घोड़े का नाम है जिसके पंख लगे होते हैं। वो जो तारा 23 या 27 ताराओं का तारामंडल है, उसकी आकृति भी कुछ वैसी वैसी बनी होती है। उसे वह किसान देखता है, अनपढ़ में
कोई डेरोगेटरी सेंस में नहीं कह रहा हूं, कभी नहीं गया है वह विश्वविद्यालय महाविद्यालय, वो देखता है, खास किस्म की चमक पाता है और अनुमान लगाता है कि इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है, तो वह ऐसी फसल प्लान करता है जिसको पानी की अधिक आवश्यकता है। वहीं कभी किसी दूसरे वर्ष में वह वैसी चमक नहीं पाता, तो अनुमान लगाता है कि वह इस बार पानी कम होने वाला है, बारिश कम होगी, तो कुछ ऐसी फसलें प्लान करता है जो कम पानी से भी हो जाए। और अचूक है, अभी तक कोई विफल नहीं हुई है उसकी भविष्यवाणी। विज्ञान का एक काम यह भी है प्रेडिक्शन करना, लेकिन सत्यापन का कार्य कितना होगा, सत्यापन यहीं पर थोड़ा सा आधुनिकता में विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा की विधाओं में थोड़ा सा फर्क है। प्रमाण की आवश्यकता हम सबको होती है, पर कई बार वह प्रमाण भारतीय ज्ञान परंपरा में अवलोकन और सत्यापन से हट करके आत्मानुभव को भी समाहित करता है अपने आप। और विज्ञान की ओर देखें तो आप सबने भी 10वीं तक में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है। क्या कभी देखा है आपने कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है? किसी ने देखा है क्या? हम उसे शब्द प्रमाण के तौर पर लेते हैं। अब ये दर्शन की बात शायद आप ना समझ पाओ, जो 6 प्रमाणों की बात भारतीय विधा में कही जाती है, उसमें से शब्द प्रमाण आप्त वचन के तौर पर हम लेते हैं। हमने नहीं देखा, और संभवतः वो नेगेटिव चार्ज तो उन वैज्ञानिकों ने भी नहीं देखा है। एटम स्फेरिकल है, किसी ने नहीं देखा है। अब ऑब्जर्वेशन से देखा हो, वही बात तो कणाद भी कहते हैं कि अणु जो है उसे जिधर से भी नापो उसका आयाम बराबर का निकलेगा। तो किधर से भी नापो, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे किसी भी 2 एंगल से नाप लो तो वो बराबर होगा माप? वो सिर्फ किसी गोलाकार वस्तु में ही ऐसा हो सकता है। तो ये सारे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि शब्द, ये सारे जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी रूप में परिलक्षित होते हैं, और कोई जरूरी नहीं है। वैशेषिक में तो 2 ही प्रमाणों की बात की जाती रही, न्याय में 4 की। इसी तरह से अलग अलग विधाओं में, अलग अलग दर्शन में उस प्रकार की प्रणाली है। जिस तरह से लोग सत्य को स्थापित करते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं। ज्ञान को स्थापित करने का एक माध्यम होता है सत्य को स्थापित करना। तो क्या हम एक पद्धति को सही, एक पद्धति को गलत कहें? एर्विन श्रोडिंगर का नाम अगर सुना होगा बच्चों आप लोग, आप तो जानते ही हैं। एर्विन श्रोडिंगर एक ऑस्ट्रिया के बड़े प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हुए। 1933 में उनको क्वांटम मैकेनिक्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। एर्विन श्रोडिंगर ने एक जगह सार्वजनिक रूप से कहा कि जब भी यह संसार या इस संसार के जो विद्वज्जन हैं इस डायकोटमी में फंसते हैं कि चेतना सिंगुलर है कि प्लूरल है, माइंड सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, ये टेम्पोरल है, तात्क्षणिक अनुभव है, तो इसका उत्तर वर्ल्ड के किसी भी नॉलेज सिस्टम में नहीं है एक्सेप्ट उपनिषद। एर्विन श्रोडिंगर ने अपने आप को घोषित रूप से अनीश्वरवादी कहा था। इसके बावजूद हालांकि अपने षड दर्शनों में भी अनीश्वरवादी दर्शन है। तो वो उपनिषद को, या फिर नील बोर 1922 में उनको भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वो कहते हैं कि जब भी मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है तो मैं उपनिषद से पूछता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये आत्मश्लाघा करने मात्र के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय शास्त्रों की बात नहीं कर रहा। इस सतर्कता के साथ कि कभी भी किसी भी स्थिति में ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया में या ज्ञान की स्थापना की प्रक्रिया में जब हम पढ़ें तो उस ज्ञान को न हम उस रूप में अनुप्रयुक्त करें जिस तरह से कि ट्रोफिन लिसेंको ने कर दिया स्टालिन के वर्चस्व, स्टालिन के संरक्षण में करोड़ों लोग मर गए। या फिर हम उनकी तरह नहीं कि वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए दूसरों की ज्ञान परंपरा को ही तुमने बिल्कुल डार्क एज में धकेल दिया। तुम्हारे यहाँ का सबसे प्राचीन जो दार्शनिक है वो थेल्स है, जो 600 वर्ष ईसा पूर्व का इतिहास है। इधर का देख लो। परंतु इस वाद विवाद से कुछ निकलने वाला है नहीं, वाद विवाद से कुछ नहीं निकलने वाला। और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करके अक्सर मैं देखता हूं कि अपनी पीठ थपथपाने मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला।
तो है क्या, मैं वहीं पर अब रुकता हूँ। समय बहुत हो गया है और कहने को बहुत सारी चीजें हैं, पर मेरे दो अनुजों ने बहुत सारी बातें कही है, संभवतः इन लोगों ने सुनी भी है, आचार्य शुक्ल ने भी, पर वो आजकल मैं प्रायः उस वाक्य का प्रयोग कर लेता हूँ। अंडमान निकोबार के अपने अनुभव को प्रयुक्त करता हूँ। अंडमान निकोबार गया जब, तो स्कूबा डाइविंग भी किया, सी वॉक भी किया और स्नॉर्केलिंग भी किया। स्कूबा डाइविंग और सी वॉक में तो समुद्र की तलहटी में गए, वहां पर देखा कि क्या क्या है जीव जंतु। स्नॉर्केलिंग में एलिफेंटा बीच पर ले गए, हमें पानी की सतह पर ही तैरने का अभ्यास कराया। थोड़ी देर एक लगा दिया मुंह में हेलमेट, 1 फीट का पाइप, और कहा बस पानी की सतह से 1 इंच नीचे मात्र रहना है। और उसी पानी की सतह पर से ही थोड़ा आगे ले गए और कहा वो देखो वो फ्लोरा फौना जो भी आप देख सकते हो दिखाई दे रहा है। गहराई में गए बिना हम समुद्र की तलहटी का अवलोकन कर रहे थे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर जब भी बात उठती है तो मैं यही कह देता हूं कि हम स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहे, हम अभी स्नॉर्केलिंग कर रहे हैं। हमें स्नॉर्केलिंग से हट करके स्कूबा डाइविंग की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी शायद ऐसे विमर्श सार्थकता को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन।